नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज देश को दुनिया के चौथे और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। अब यूपी में चंद महीनों में चुनाव हैं, तो जेवर एयरपोर्ट की सौगात को चुनावी तेवर के तौर पर देखा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। योगी ने मंच से जिन्नावादियों पर हमला बोला और कहा कि देश गन्ने की मिठास को नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। मतलब साफ था, योगी ने एक ही तीर से तीन निशाने लगाए। योगी ने गन्ना की बात कहकर पश्चिमी यूपी के किसानों का दिल जीतने की कोशिश की। जिन्ना और दंगा कहकर समाजवादी पार्टी और जिन्ना और मुजफ्फरनगर दंगे पर घेरा। किस तरीके से उनको, पहले ये सुन लीजिए और फिर आगे की बात बताऊंगा। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसी मौके पर पीएम मोदी भी वहां थे। पहुंचे तो जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। और फिर पीएम मोदी जब बोले तो उन्होंने अखिलेश समेत पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला और कहा कि अपने स्वार्थ और परिवारवाद पर ध्यान दिया, उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी को सुनिए। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। बीजेपी चुनाव से पहले उद्घाटन और शिलान्यास लगातार कर रही है। अखिलेश यादव भी एक तरफ गठबंधन पर गठबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि यह शिलान्यास एयरपोर्ट को बेचने के लिए किया जा रहा है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ, आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे में, 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में है। जो एयरलाइंस चल रही सब घाटे में हैं। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया ये तो बना ही इसलिए रहे हैं कि बेच सके। मतलब कुल मिलाकर यूपी का सियासी संग्राम अब चरम पर है। ऐसे में सवाल यह कि योगी ने यूपी चुनाव का क्या एजेंडा सेट कर दिया। अब गन्ना और जिन्ना पर यूपी चुनाव होगा। क्या पश्चिमी यूपी के किसानों को योगी ने साध लिया?
जिन्नावादियों पर भारी पड़ेगा योगी का राष्ट्रवाद? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अनिला जी, स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुचि विश्वास कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं थोड़ी देर में। और सुचि जी भी जुड़ गई हैं। और नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनिला जी, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव अब गन्ना का समर्थन मूल्य देने वालों के पक्ष में वोट करना है या जिन्ना का समर्थन करने वालों के पक्ष में वोट करना है? क्या इसी पर लड़ा जाएगा और क्यों? देखिए, ऐसा है सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो जिन्ना नहीं कहा। जिन्ना वो कहने वाले या जिन्ना के कार्यक्रमों का पुल बांधने वाले कौन थे? वो अखिलेश यादव जी थे। जब अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत करी है, यानी कि इन्होंने एक्शन किया, तो उसका रिएक्शन तो होना ही है। तो बताना तो पड़ेगा ना कि ये जिन्नावादिता में विश्वास रखते हैं, हम राष्ट्रवादिता में विश्वास करते हैं, हम विकासवादिता में विश्वास करते हैं। और विकासवादिता का एक उदाहरण जो है आज आपको दिखाई दे गया। उत्तर प्रदेश जो है बहुत जल्द पूरे देश का ऐसा प्रदेश हो जाएगा जिसको, आपको तो पता है नहीं, बीमारू प्रदेश जैसी छवि पूरे उसमें बनी। तो वाकई में बीमारू था भी। ये तो भला हो उत्तर प्रदेश का, इसके दिन बदल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जबकि 2 साल से हम कोरोना से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर फिर भी विकास इतना कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो पलट गई है, बीमारू प्रदेश वाली नहीं है। तो विकासवादिता का आज एक उदाहरण आपने देख लिया है। और इस उदाहरण को देखकर जो जिन्नावादी हैं, राष्ट्रवादियों के विषय में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहे चले जा रहे हैं, बौखलाहट की हद पार कर दी है। एक शब्द प्रशंसा का नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, चलो लाखों यहाँ पर रोजगार मिलेंगे, डेवलपमेंट होगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। डिफेंस कॉरिडोर जो पास से जा रहा है अलीगढ़ में, उसको मिलाकर, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरा डेवलप होगा, कितना ज्यादा लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश को और आसपास के प्रदेशों को भी। पर परेशानी हो रही है, चिढ़ मच रही है। तो ये फर्क है राष्ट्रवादियों में और जिन्नावादियों में। नावेद सिद्दीकी इन लोगों जी से चैलेंज कर जी नावेद सिद्दीकी जी, क्या उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इसकी आज खुशी नहीं होनी चाहिए थी? अखिलेश यादव एक तो प्रश्न उठा रहे हैं, खुश तो नजर नहीं आए, और उन्होंने झूठ और भ्रम भी फैला दिया कि देश भर के सारे एयरपोर्ट जो हैं वो लॉस मेकिंग हैं। 4 तो मैं गिना दूं, पुणे, श्रीनगर, पटना, कानपुर, ये सब प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट हैं। हाँ, कुछ में लॉस है, लेकिन अगर लॉस भी है तो क्या इसका मतलब है कि देश में एयरपोर्ट नहीं बनेंगे? क्या देश में चीजें रोक दी जाएंगी? क्या दिक्कत थी अखिलेश यादव को आज? सुशांत भाई, देखिए, सबसे पहले तो हवाई बातें जो करते हैं वो हवाई अड्डे के अलावा कुछ और बनाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो हवाई बातें हैं तो हवाई अड्डा ही बनाने की सोचेंगे। लेकिन जहां तक देखा, और अभी अखिलेश जी को भी आपने सुना और आपने भी अभी सुनाया अपने चैनल पे कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉस में चल रहा है और एक तरफ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि भाई देश के वो बिक रहे हैं। हमें तो 1-2 लाइन याद आती है जब आदरणीय मोदी जी कहा करते थे, है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो वो लाइनें कहाँ गई? आज जनता ढूंढ रही है, पूछ रही है कि वो लाइनें कहाँ गई। क्या वो लाइनें ऐसे ही थी? क्या वो सिर्फ टीवी चैनल पे आने के लिए लाइनें बोली गई थी? क्या वो इसीलिए बोली गई थी कि अखबारों की सुर्खियों में वो जगह अपनी बटोर सके अगले दिन, कि है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा? काफी चीज लोग देख रहे हैं किस तरह से बिकती जा रही है और लोगों को किस तरह से वो हो रहा है। तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं। अब कोई कुछ कहे तो उस पर नावेद भाई, अगर आप थोड़ा फैक्चुअली बात करें कि पीपीपी मॉडल जो होता है उसको बेचना नहीं बोलते हैं, और दूसरी बात जो होता है कि ये मॉडल देश के अलग अलग हिस्सों में पिछली सरकारें भी चला चुकी हैं। और सर, मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि देश के सुन लीजिए जी, बोल लीजिए। मैं आपकी बात में एक थोड़ा करेक्शन कर दूं। पीपीपी मॉडल आप बता रहे हैं बेचना नहीं होता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है इसमें आप देखते होंगे, अगर ये बेचना नहीं है तो जो हमारे जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी लोग हैं, वो आखिर क्यों नाराज होते हैं? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि फिर जो उनको हायर करेगा, जो उनको चलाएगा, लगाम जिसके हाथ में होगी वो तो अपने लोगों को लाएगा, अपनी चीज रखेगा। तो वो जो बेचारे बरसों से मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लोग, जिसको ये नहीं दे रहे थे, जिसको ये मिटने नहीं दे रहे थे,
वो लोग जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो सड़क पे उतरते हैं कि भाई ये चीज ना बिके, ये प्राइवेटाइजेशन ना नहीं, हो, वो रेलवे सड़क का पर ना हो, इसलिए इसका ना हो, उसका उतरते ना हैं सर कि अगर वो मेहनत कर रहे होते उनकी मेहनत पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन अगर उस मेहनत से प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कोई आदमी उसमें पैसा लगाएगा तो वो उन लोगों को लाएगा जो उस तरीके से मेहनत करें जिससे प्रॉफिट हो, और वो मॉडल चेंज करेगा। इस देश में चेंज का लोग विरोध करते हैं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी ने कंप्यूटर युग का कितना विरोध किया था। आज आप भी मोबाइल पर कितना कुछ करते हैं और आप भी लैपटॉप और एप्पल के आईपैड्स वगैरह लेकर चलते होंगे, तो विरोध तो होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है। देखिए, बिल्कुल हम ये आपसे कहेंगे कि गलत नहीं है अगर, तो हमारे देश की जनता को देखिए जो आप दिखाते हैं, जिस तरह से लोग आवाज उठा रहे हैं, तो भाई जनता से बड़ा तो कोई नहीं है सुशांत भाई, ना हम हैं, सही बात, आप हैं, इस देश की जनता बड़ी है। आप मालूम है देश के 4th पिलर हैं, आपकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा किरदार है आप, लेकिन आप वो जगह नहीं रखते हैं, या हम वो जगह नहीं रखते हैं जो इस देश की आवाम रखती है, जो लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो चुनाव में अपना अहम किरदार निभाती है, जो अहम रोल निभाती है। वो इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो लोग सड़क पे उतरते हैं। चाहे शिक्षक को देख लीजिए, चाहे आप जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं वो उतरते हैं। आखिर क्यों उतरते हैं? लॉस हो रहा है तो लॉस एकदम से अचानक कैसे शुरू हो गया 2014 के बाद? अचानक लॉन्च कैसे कि सब चीजें बिकना शुरू हो रही हैं? सर क्या वजह है? नावेद जी, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं, मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि कितने एयरपोर्ट प्रॉफिट में हैं, कुछ अगर लॉस में भी हैं और पीपीपी मॉडल में है तो वो सरकार का लॉस कम, जिस आदमी ने बिडिंग के जरिए, ओपन बिडिंग के जरिए उसमें इन्वेस्ट किया, उसका नुकसान है। आपको क्या ये नहीं दिखता कि जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आपको ये नहीं दिखता कि कितने लोगों के आसपास के इलाकों में रोजगार मिलेगा? क्या उन लोगों का फायदा नहीं होगा सर? ठीक, अब आप बताइए, बीजेपी हर वर्ष दो करोड़ नौकरियों का वादा है, इन्होंने कहा था कि रोजगार की बात, अब आप ही ने कहा कि रोजगार मिलेगा। वो 2 करोड़ नौकरियां कहां? श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत में वर्ष 2015 में सिर्फ 1.55 और 16 में 2.31 लाख नौकरियों का सृजन हुआ था केवल। 16 के बाद सरकार ने रोजगार के आंकड़े देना बंद कर दिए, और एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की दर जो है वो 45 साल के उच्च स्तर पर। नावेद भाई, आप ये प्रश्न जरूर पूछिए और मैं आपका प्रश्न जो है बीजेपी प्रवक्ता को दूंगा भी कि वो जवाब दे। मैं ये पास करूंगा, उनसे पूछूंगा ये प्रश्न, और मैं उत्तर प्रदेश में रोजगार का मुद्दा भी उठाऊंगा। पर मैं आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं सर, कि अगर एक मैंने आपसे पूछ लिया कि ये बताइए, नौकरी आपने कहा लोगों को मिलेगी, आपने तो चैनल पर बैठ के कह दिया कि नौकरी मिलेगी। क्या जेवर एयरपोर्ट बिना लोगों के चलेगा सर? बहुत खुश हो रही, एयरपोर्ट बिना लोगों के चलेगा? अंबानी अडानी आकर वहां काउंटर पे बैठेंगे और टिकट देंगे क्या? अब देखिए, 2 नाम, ये नाम मैंने तो नहीं लिए। आप बोलते हैं सर, आप बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, इसीलिए मैंने आपके तरफ से बोल दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई ये सस्पेंस की बात थोड़ी, आप किसका नाम बोलते हैं कि अपने दोस्तों को दे दिया। ये अच्छा है साहब, आपने बॉल तो है मेरी तरफ फेंक दी, अब आप कह रहे हैं कि ये आप बोलते, मैं तो बिल्कुल नहीं बोला, मैंने तो ये 2 नाम लिए ही नहीं। अरे भाई मान लीजिए, चलिए मैंने ही बोल दिया, आप इसी पे जवाब दे दीजिए, मैंने ही बोल दिया, अपनी मर्जी से बोल दिया, क्या वो आकर करेंगे या लोग चलाएंगे एयरपोर्ट? नहीं, देखिए, हर चीज जो है एक टीम वर्क होता है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हर चीज में, चाहे कोई बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कोई भी काम हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कोई काम, ABC जो भी है, XYZ, वो सारी चीजें एक टीम वर्क है। बिना टीम के हम समझते हैं कि चीज बेकार है, तो हम तो टीम को लेकर चलने वाले लोग हैं भाई साहब, हम तो टीम की बात करते हैं, तो टीम को मजबूत कीजिए। ठीक है अनिला जी, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं। सुची विश्वास जी, ये पीपीपी मॉडल तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो यूपीए 2 के जमाने का था। 2013 में प्राइवेट एयरपोर्ट जो है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आए, वो संभालें, चलाएं, ये आप लोगों ने बड़ी कोशिश की थी उस वक्त, और वो लेकर भी आए थे आप लोग मॉडल। क्या समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि ये एयरपोर्ट बेचना होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? और क्या जेवर एयरपोर्ट अगर आया, कोई लेकर आए, क्या हमें बतौर नागरिक खुशी नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ये आया है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास विकास होगा, लोग आएंगे जाएंगे, ये बेहतर है देश के लिए, प्रदेश के लिए? जी, आपका और दर्शकों का सादर अभिवादन। थोड़ा डिले थी, आई एम रियली सॉरी। दूसरा, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वो जिन्ना की बात ही नहीं करते, वो बिल्कुल बात नहीं करते, सीधा जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा प्रशंसा करिए, तो मैं प्रशंसा करती हूँ,
लखीमपुर कांड की, हाथरस कांड की, चेन्नई कांड की, एमजे अकबर कांड की, कुलदीप सेंगर कांड की, टेनी बाबू की, और जब समय होगा तो 2 घंटे का एपिसोड रखिएगा, लगातार आपकी प्रशंसा करूंगी। तीसरी बात, ना केवल जेवर एयरपोर्ट, सब कुछ हम ही लाए हैं जो 7 वर्ष में बेचा जा रहा है। तीसरी बात, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, अडानी साहब एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन हो गए हैं। सादर शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को। अडानी के एयरपोर्ट हमारे शहर में ही है और अडानी का सेब भी हम खाते हैं। और अब ये जेवर एयरपोर्ट भी किसके पास जा रहा है? हाँ, एक बार मैं जरूर आपके सम्मानित चैनल से पूछना चाहूंगी, जो 9000 किसानों को विस्थापित किया गया, 1000 आदमियों को अभी मुआवजा नहीं मिला है और अभी भी वो टेंट में और किराए पर रहने को मजबूर है। लैंड यूज उस जमीन का बाद में चेंज किया गया और मुआवजा ग्रामीण के अकॉर्डिंगली दिया गया। जब आपने उसका शहरीकरण कर लिया तो क्या सबसे मूर्ख आपको किसान ही लगते हैं? सबसे वाइज कौम है। आप त्याग और तपस्या समझने में टाइम लगा दिया। मीनाक्षी लेखी जी ने मवाली कहा था, आंदोलन जीवी और बहुत कुछ। तो जो सरकार का रवैया है, और आपने कहा हम लाए थे, सभी कुछ हम लाए थे। ये जो जीएसटी को पानी पी पी कर कोस रहे थे बाद में, तो जो लोग अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि होते हैं वो अक्सर बाद में समझते हैं कि आधार कार्ड इज वेरी यूजफुल, जीएसटी इज वेरी यूजफुल, वन टैक्स वन नेशन। तो जो ये बहुरूपीय टाइप के लोग होते हैं जिनके पास अपनी योजनाओं की मौलिकता नहीं होती, वो कट कॉपी पेस्ट करने में भी दिमाग का उपयोग कम करते हैं और संशोधन बाद में। अच्छा सुची जी, मुझे 1-2 सवालों के जवाब दीजिए। आप अपनी बात को रखिए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। बोल लिया या आप और बोलना चाह रही हैं? नहीं, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, मैं बस ये पूछ रहा था कि आप लाए थे, ये तो मैंने खुद ही बोल दिया, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने खुद ही बताया कि ये 2013 में पीपीपी मॉडल एयरपोर्ट्स के लिए लाया गया था। बस बेसिक जानकारी के लिए कह रहा हूं, पीपीपी मॉडल बेचना नहीं होता, ये आप मानती हैं ना? देखिए, प्राइवेटाइजेशन भी बेचना नहीं होता है। 50 साल के लिए अडानी एयरपोर्ट लीज पर दिया गया, वो भी बेचना नहीं है। और वो रिचेस्ट मैन हो गए, ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स के ये भी बेचना नहीं है। एक-एक करके आप पीपीपी मॉडल बेचना नहीं होता, ये आप मानती है ना? आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आ रहा हूं, आपके अडानी वाले पे भी आ रहा हूं, अडानी वाले पे भी आ रहा हूं। सरकार का जो तरीका है, सरकार चाहती है ठेके पे पूरा देश उठा दिया जाए। सरकार चाहती है हर चीज का निजीकरण कर दिया जाए। सरकार चाहती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह देश चलाया जाए। सरकार चाहती है कि क्रोनी कैपिटलिस्ट का 7 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाए, 20,000 करोड़ का अपना महल बनाया जाए, 68,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स नीचे से लिया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड से ठेका लिया जाए, ऑडिट ना हो हमारे खातों का, है ना? फिर वो बीसीसीआई जी देखिए, ये आप और अनिला जी इस पे बहस कीजिएगा। मैं बस 1-2 पॉइंट पूछ रहा हूं। मैं आप ही को कहूंगी, अनिला जी अपना वक्तव्य रखिए। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूं, दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे नावेद भाई ने भी माना ना कि पीपीपी मॉडल बेचना नहीं होता है। दूसरा, चूंकि आप अडानी कर रही हैं, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अडानी 2014 के पहले क्या आपको लगता है कि कहीं फकीर थे? क्या आपको याद है, देश को याद है 2014 के पहले जो अडानी के पास पोर्ट्स हैं गुजरात में, वो किसकी सरकारों के वक्त दिए गए? क्या अंबानी ग्रुप जो है वो कहीं पर जो है वो लॉटरी बेचने का धंधा करता था? क्या करते थे ये लोग 2014 के पहले, और 2014 के बाद इतने अमीर कैसे हुए, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ, 2014 के पहले करते थे पता नहीं, मगर HAL में जब राफेल की दलाली हुई तो दिवालिया कंपनी अंबानी की ही थी, जिसको प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ठेका दिया गया। तबाही BSNL की हो, MTNL की हो, HAL की हो या भेल की हो। और अडानी जी क्या करते थे 2014 के पहले? 2014 के पहले मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ ही थे। अब स्कूटर से चल रहे थे या प्लेन से, तो अनिला जी ज्यादा बता पाएंगी। आप जो व्यंग उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी तो ईमानदारी दिखाइए। 2014 के पहले अडानी जी स्कूटर पे चलते थे। देखिए, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, ये निश्चय ही हास्य और व्यंग का विषय नहीं है। नहीं सुची जी, आप इसको हास्य और व्यंग का विषय बना रही हैं, ये बोलकर कि 2014 के पहले स्कूटर पे चलते होंगे। सरकार का जो संरक्षण है, सरकार जो आड़ दे रही है, सरकार जो निजीकरण के नाम पर अपने हितों की सिद्धि कर रही है, तो मैंने तो सीधा सा आपसे कहा ना कि भाई योजनाएं तो सभी हमारे समय आई थी। अब इन्हें बाद में समझ में आया कि वो जीएसटी। ठीक है, संगीत रागी जी, क्या जो सुची विश्वास कह रही हैं या नावेद सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई सब बेच दे रहे हैं, 1-2 लोगों का विकास हो रहा है, ये एयरपोर्ट जो जेवर वाला अभी लाया गया है इसलिए लाया गया है कि बनाओ और बेचो, मतलब ये स्थिति है क्या? आपका आकलन क्या? और क्या यूपी का चुनाव गन्ना वर्सेस जिन्ना होने जा रहा है? देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि सारे समझदार लोग हैं और सब समझ करके बोल रहे हैं। कई बार लोग राजनीति में जानते हुए भी गलत बोलते हैं, और
चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो ये जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीपीपी मॉडल का मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों 90s के बाद एक बड़ा फ्रेज निकला था कि री इन्वेंटिंग द गवर्नमेंट। जो सरकार है वो चारों ओर पूरी दुनिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे वो व्हाइट एलिफेंट की तरह काम कर रहे हैं, वो घाटे के सौदा थे। नतीजा है कि सरकार ने ये कहा कि भाई ये बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, हम सोशल पॉलिसीज में लगाएंगे, वेलफेयर पॉलिसी में लगाएंगे, बिजनेस हमारा काम, HM के बल बनाना हमारा थोड़े काम है, तो हम इसको प्राइवेटाइज करें। और आपको नतीजा है कि जो नेहरूवियन पॉलिसी थी उसका नतीजा था, उसका ग्रोथ कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट, यानी सबसे दयनीय स्थिति थी। यही कांग्रेस की ही सरकार थी जिसमें जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया और हमारी तस्वीर, भारत की आर्थिक तस्वीर बदली। जब दूसरा अटल बिहारी सरकार आई तो उन्होंने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म किया, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, फिर आगे रिफॉर्म्स किया। उसी चीज को आगे नरेंद्र मोदी जी भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक मुझे लगता है कि कोई, मैं नहीं कहूंगा कि इनके प्रवक्ता मंद बुद्धि हैं या क्या हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है। वो 2014 से पहले भी अडानी की संपत्ति बिलियंस डॉलर में थी, तो और अनिल अंबानी तो है वो हर समय समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे वो साहित्यिक कार्यक्रम हो, चाहे वो बिजनेस कार्यक्रम हो, सफाई का महोत्सव हो, चाहे और कोई प्रोग्राम हो, सारे उनके रंगीन प्रोग्रामों में तो अनिल अंबानी हुआ करते थे। तो अंबानी के साथ मुलायम सिंह यादव खड़े थे, और तो बॉम्बे के कौन कौन लोग किससे अखिलेश यादव मिलते थे, ये एक अलग विषय हो जाएगा बातचीत करने का, एक दूसरे दिशा में चला जाएगा पूरा डिबेट। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप यदि आंकड़े करते हैं, यदि आप जब पहली कैबिनेट मीटिंग समाजवादी पार्टी की हुई थी तो 1650 या 1680 करोड़ का गन्ना, जो फार्म लोन लेवल जो किसान थे उनके लोन को वेव ऑफ किया था। जब नरेंद्र मोदी, जब योगी जी की सरकार आई तो 36,359 करोड़ का जो लोन था किसानों का वो माफ कर दिया गया। अब तक आप सोच सकते हैं कि जितने रोड्स बने हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो रूरल और अर्बन रोड को कनेक्ट करता है वो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना है। दूसरी बात देखिए, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 10 यदि टॉप 10 मांगेंगे तो उसमें से 7 जो है वो उत्तर प्रदेश का है। आप कोरोना का मैनेजमेंट देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर 1,43,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जो छोटा केरला स्टेट है वहां पर कम से कम 38,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहां 22,000 23,000 के आसपास की मौतें हुई है। इसके बावजूद आप कहते हैं ठीक है, लेकिन अनिला जी जो संगीत रागी कह रहे हैं कि इतना अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, इतना काम हुआ, इनको परास्त करने की जरूरत। ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो वो बार बार जिन्ना क्यों लाते हैं? मतलब अगर आपने गन्ना किसानों को पैसा दिया वो गिनाइए, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ जिन्ना किया हो अपने कार्यकाल में, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने भी तो कुछ काम किया, उन्होंने भी एक्सप्रेसवे बनाया। बहुत सुंदर प्रश्न किया है सुशांत ने। आप बिल्डिंग बना लेंगे, आप इंडस्ट्री खड़ा कर लेंगे, आप एग्रीकल्चर बना लेंगे, लेकिन जिस दिन तालिबान तत्व आकर के सत्ता में खड़े हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद तालिबान की खुली प्रशंसा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो शाहीन बाग को खड़ा कर सकते हैं, जो शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं, जिनके लिए काफिरों की मौत उनका फरमान है। ठीक है, आइडियोलॉजी, ठीक है, इस पे अनिला सिंह को भी जवाब देना चाहिए। अनिला जी, प्रदेश के लिए ज्यादा खतरे हैं। देखिए ऐसा है सुशांत जी, आ रहा हूं नावेद भाई, आ रहा हूं। अनिला जी, सुशांत जी ऐसा है कि मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई को सुना, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, और मुझे वाकई में हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी, ये प्रवक्ता बंधु मुझे लगता है कि किस अधिकार से प्रवक्ता के पद धारण किए हुए हैं, इनको जो बेसिक चीजें हैं उसकी भी जानकारी नहीं है।
कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, देश के प्रधानमंत्री को मंदबुद्धि तक कहला डाला। मुझे लगा कि शायद अपने डिफेक्टो अध्यक्ष के बारे में बोल रही हैं, जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं और अपने आप को सबसे बड़े ब्राह्मणवादी बताते हैं। सबसे बड़ी, अगर मैं कहूंगी धोखेबाज, दगेबाज पार्टी अगर कोई रही है जिसने भारतवर्ष का शोषण किया है तो वो इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी रही है। और इनके कंफ्यूज प्रवक्ता से मैं पूछती हूं कि दगाबाज, घोटालेबाज पार्टी जिसने कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, चॉपर स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, CWG स्कैम, सत्यम स्कैम, आदर्श स्कैम, ऑगस्टा स्कैम, बोफोर्स कांड, कहां कहां नहीं इन लोगों ने स्कैम किया है। नौचा खसोटा मेरे देश को लूटा, और लूट कर इनकी आज की जो अध्यक्षा हैं, हफिंगटन पोस्ट के अनुसार वो विश्व की रिचेस्ट वुमन हैं, अमंग्स द रिचेस्ट वुमन है, अमंग्स द रिचेस्ट वुमन है। हाँ, आज बेल पर बाहर घूम रही हैं, उनका बेटा भी बेल पर बाहर घूम रहा है, और हमें बता रही हैं ये मैडम, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि पीपीपी मॉडल क्या होता है, उनमें से क्या आपने जितने घोटाले गिनाए उनमें से किसी पर भी वो बेल पर बाहर हैं, वो दूसरा मामला है। उनमें उन पर तो कोई केस नहीं चल रहा इन घोटालों को लेकर, सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर। नहीं भाई, घोटाले तो इन्हीं लोगों के टाइम पे हुए हैं, हाँ, टाइम पर हुए, लेकिन अच्छा, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए सुशांत जी, आप प्लीज मेरा फ्लो मत तोड़िए, ठीक है। जहां तक आज क्योंकि एयरपोर्ट की बात हो रही है, मैडम को इतनी भी समझ नहीं है मैडम जी, ये एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, किस समय आई घाटे पे, कितने करोड़ का घाटा है। अभी टाटा को दिया है तो बेस प्राइस से कितने हजार करोड़ से ऊपर गया है। हाँ, 10 बोइंग खरीदने थे, 111 खरीदे। जब पूछो चिदम्बरम से क्या घपला था, पैसा कहां पहुंचा, किस किस के अकाउंट में पहुंचा, जाके पूछो ये चिड्डी बॉस से। ये वही है ना चिदम्बरम, ये वही है दिग्विजय सिंह। नहीं, लेकिन अनिला जी मेरा जो प्रश्न था, अनिला जी इसका जवाब वो दे देंगी। मेरा प्रश्न था पर जिन्ना को क्यों लाते हैं, इतनी शुचिता के साथ सरकार चलाई, सब कुछ साफ। जिन्ना की भी बात सुन ली, पर अखिलेश यादव ने भी तो काम किया होगा ना, सिर्फ जिन्ना थोड़े किया था उन 5 सालों में। अरे मैं तो चैलेंज करती हूँ, सामने बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिनको शेरो शायरी से अगर फुर्सत हो गई हो तो बताएं समाजवादी पार्टी में क्या क्या विकास के काम हुए। ले देकर आधा अधूरा बनाया ये एक्सप्रेस। ठीक है नावेद भाई, आप बता दीजिए फिर, नावेद भाई को सुन लीजिए फिर। नावेद भाई आपसे पूछ रही हैं, बताइए। गिना देती हूँ, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के गिनाऊंगी, बाकी तो गिनाऊंगी ही नहीं। नावेद भाई जवाब दीजिए। 5 काम गिना देंगे नावेद भाई, 5 काम। सुनिए जी, सुनिए, समाजवादी में क्या काम। देखिए, सबसे पहली तो शेर और शायरी के ऊपर ये निजी टिप्पणी करना जो है वो ठीक नहीं होता है। चैनल में पढ़े लिखे लोग खासतौर से नहीं करते, वो मुद्दे की बात करते हैं। और जहां तक शेर और शायरी और कविता की बात है, तो हम जानते हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में सब उनका बड़ा इज्जत तो करते ही हैं, वो जो थे वो बहुत अच्छे कवि, और वो हर बात अपनी कविता से जरूर जोड़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं। काम गिनाइए भाई। ये हाँ, तुम काम गिना रहे हैं, लेकिन इतनी नॉलेज रखिए कम से कम कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर आप मानते हैं, मत गिनाइए, काम गिनाइए। बस देखिए, जब इनके ऊपर आती है तो फिर जब जवाब नहीं देना रहता है तो फिर आप काम गिनाने की, मैं काम गिना रहा हूं। सुनिए, देश का नंबर 1, सुशांत भाई, कुछ काम हम आपको बता रहे हैं। देश का सबसे लंबा 302 किलोमीटर लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, समाजवादी। आधा अधूरा, लखनऊ मेट्रो, नहीं कोई आधा, सुनिए, पूरे काम तो सुन लीजिए मोहतरमा। नहीं, मैं हर बात का काउंटर करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात में आपने इतनी बातें कही, आप सबको कुछ ना कुछ सुना रही थी, मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि हर डिबेट के कुछ सलीके होते हैं। क्योंकि जब आप बोलती हैं तो आप अच्छा बोलती हैं। ठीक है अनिला जी, उनको 5 गिनाने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा, आप उनको काउंटर कर लीजिएगा। नावेद भाई आप बोलिए। बिल्कुल, हाँ, लखनऊ मेट्रो की अब हम बात करते हैं, तो रिकॉर्ड 2 साल में निर्माण कार्य पूरा हुआ, और प्रदेश में अन्य 5 शहरों में मेट्रो रेल के DPR पूर्ण, आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद। तीसरे में आइए, नोएडा में करीब 435 करोड़ रुपए से निर्मित 4.8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, और गाजियाबाद में 1147 करोड़ की लागत से देश की सबसे लंबी इंडियन एलिवेटेड रोड का निर्माण। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट, बताइए, नमामि गंगा के लिए तो एक अलग से विभाग बना दिया गया कि भाई ठीक है ये देखेंगे, और वो नहीं कर पाई थी उमा भारती जी, शायद तभी उनको हटाया गया, और ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये काम नहीं हुआ तभी तो हटाया। लेकिन यहाँ गोमती रिवर फ्रंट देखिए, आप एक बार लखनऊ तशरीफ लाइए, कभी आप नोएडा से लखनऊ आइए और आप शाम को जाइए, यहाँ देखिए कितना खूबसूरत शहर।
यहाँ पे अमन है। ठीक है, तो ये 5 काम इन्होंने गिनाया अनिला जी, एक्सप्रेसवे गिनाया इन्होंने, एलिवेटेड रोड्स गिनाए, गोमती मैं और भी कुछ बता दूं, और भी बता दूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस, बताइए, डायल 100 जो सबसे अच्छी फैसिलिटी जो पुलिस को स्ट्रांग करती है, डायल 100 ये बनाया ताकि लोगों तक। ठीक है, डायल 100 एक और हो गया। गांव में सुनिए, नंबर उसका क्या किया, नाम बदल दिया। ये हमारे बाबा जी तो सिर्फ नाम बदलते हैं, डायल 100 से 112 कर दिया, शहरों के नाम बदल दिए। भाई नाम बदलने के अलावा भी कुछ काम कीजिए। और बताइए, पुलिस विमेन के लिए विमेन पावर हेल्पलाइन, ये नहीं कहा कि इनको हम क्या नाम हेल्प करेंगे, उनको मजबूत करने के लिए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, लेकिन सियासत जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने वाली नजर आने लगी और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिला सिंह जी, अब आप जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इन्होंने गोमती रिवर फ्रंट के बारे में बात करी। 1600 करोड़ के रुपए का इन्होंने गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, जो कि 40% भी नहीं पूरा हो पाया था और वो स्कैम उजागर हो गया था, जिसका आप जानते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी वगैरह सारी की सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने मेट्रो की बात करी। मेट्रो लखनऊ वाली जो मेट्रो है उसका पूरा आप समझिए इंफ्रा डेवलप भी नहीं होता। बहुत छोटे से पैच में, बहुत रिक्वेस्ट के बाद अखिलेश जी ने कहा कि भाई मेरा चुनाव आने वाला है, एक बहुत छोटा सा पैच लखनऊ में है, आप ये दिखा दें कि ये, जिससे कि मैं लोगों को बता सकूं कि मेट्रो लखनऊ में मैं लेकर आया हूं। क्योंकि झूठ बोला इन्होंने कि मेट्रो जो है ये अखिलेश यादव जी के समय पूरी बन रही है, लोगों ने इनको नकार दिया। ये एक्सप्रेसवे के बारे में बोलते हैं, आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बनाकर छोड़कर चले गए थे। किस हालत में था वो, उसको पूरा ठीक हम लोगों ने किया। बेसिक नेसेसिटीज भी वहां पर नहीं थी, सड़क जिस प्रकार की बनाई गई हुई थी वो अच्छी तरीके से पता है हम लोगों को। तो अरे शांत रहिए, क्यों परेशान और डायल बताइए, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ये बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए इन्होंने डायल 100 किया, तो ये बता दें क्या पहले की सरकारें जो थी उस वक्त कोई इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी? कोई फैसिलिटी नहीं थी कि यहाँ पर अगर किसी को जरूरत पड़े तो लोगों को बुला सके। पर पुख्ता किसने किया उसको? 112 को, 1090 को जो अब हमने किया हुआ है, बेहतर करके नंबर बदले हैं और पुख्ता जो रिस्पांस टाइम है वो आप देखिए 10 मिनट का काम होता है। सरकारें आती हैं उसको पुख्ता करती हैं, लेकिन डायल 100 दिया ना इन्होंने, ये तो नहीं डायल 100 अरे देने से क्या होता है भाई? बच्चा पैदा करने से क्या होता है? उसको पाल पोस कर आप एक अच्छा नागरिक और सफल इंसान बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते, तो वो वाली बात थी ना। सुन तो लीजिए आप। हाँ। नहीं किया तो एक्सप्रेसवे करके छोड़ दिया बीच में, उसको पाल पोस। सुची जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले नावेद जी छोटा में रिस्पांस दीजिएगा। छोटे में एलिवेटेड रोड क्या किया इन लोगों ने? जो किया अधूरा किया, ये इनका आरोप है। ज्यादा एलिवेटेड रोड हमने बनाई है। देखिए सुशांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं इनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। अभी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लखनऊ आए थे और उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी कि योगी जी की पीठ पे हाथ रखकर वो कुछ समझा रहे हैं। तो समझा क्या रहे थे हम आपको बता देते हैं। ये जो अभी मोहतरमा बता रही, प्रधानमंत्री साहब जब यहाँ आए लखनऊ और लखनऊ में राजभवन से जब प्रस्थान करके बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने साइकिल ट्रैक देखा। साइकिल ट्रैक के बाद वो लोहिया पथ के ऊपर अंदर गए, एक बहुत अच्छे द्वार के अंदर से होते हुए लोहिया पथ के आगे उन्होंने JPNIC की शानदार बिल्डिंग देखी जिस पे हेलीकॉप्टर लैंड करता। उसके बाद उन्होंने दाहिनी तरफ रिवर फ्रंट देखा तो उन्होंने कहा बहुत खूब। आगे गए तो हरियाली और लोहिया पार्क देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने देखा कि लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद आगे गए तो उन्होंने देखा इकाना स्टेडियम, इतना शानदार इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये तो अखिलेश यादव पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ में बस गया साहब, बाकी तो यूपी है ही नहीं। उसके बाद फिर वो आगे गए, उसके बाद जब वो आगे गए तो उन्होंने अमूल देखा कि ये तो गुजरात में हमारे रहता था, ये अमूल यहाँ कैसे आ गया। फिर HCL देखा, इतनी बड़ी कंपनी HCL यहाँ पर आ गई, कमाल है। अस्पतालों में मेदांता का नाम तो इस वक्त देश में सबसे बड़ा अस्पतालों में से एक मेदांता है। वो मेदांता किसकी देन है उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने इतनी चीजें देखी, फिर देखा उन्होंने लौटते वक्त जनेश्वर मिश्रा पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, बताइए, वो जब देखते हुए लौटे उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये तो बहुत चीजें बना दी। तो कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि बाबा जी आपने किया क्या है इतने सालों? ये सारी चीज जो मैं कल रात से लखनऊ में देख रहा हूं, ये तो अखिलेश यादव की बनाई हुई है। तो आप कर क्या रहे थे? तो हमें लगता है कि अब आपसे ना हो पाएगा।
और अखिलेश जी को ही वापस लोग लेकर के आएंगे, यही कहा होगा उन्होंने। और यही इसको काम पीजे बोलते हैं। जाहिर है, जब लखनऊ में निकले तो यही तो देखेंगे। अब सुशांत भाई आपके मुस्कुराहट पीजे बोलते हैं। कि आप समझ गए मेरी बात। इसको पीजे बोलते हैं, पैथेटिक जोक। पीजे है ये। नावेद साहब पीजे, क्यों आप समय खराब कर रहे हो? पीजे है ये। लेकिन मैं नावेद भाई एक चीज नहीं समझ पाया कि मोदी जी जो है वो एक दिन में इतना घूमकर देखकर और उनको बोल कर आए कंधे पर हाथ रखकर कि अरे अखिलेश जी ने इतना बनाया, और जो लोग वहां रह रहे थे उन्होंने अखिलेश जी को कहा कि आप घर बैठिए, जरूरत नहीं है सीएम ऑफिस में। ऐसा क्यों? नहीं सुशांत जी, उसकी भी एक वजह ये है कि देखिए, जैसे अभी आप डिबेट में देख रहे हैं कि मामला घूम घूम के कहां बार बार जाने की कोशिश कर रहा है। ये दो कंट्रियों के बीच में जो ये क्रिकेट मैच होता रहता है हमारे देश में, और खासतौर से भाजपा के आने के बाद, ये बहुत खराब चीज है। हम अपने देश की बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें, अपने मिलकर सब रहने की बात करें। देखिए, दीवार खड़ी करना जो है बीच में आंगन में, वो गलत है। ठीक है, गिराना। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सिर्फ जिन्ना के नाम पर और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट कर देगा, और आपने इतने काम गिना दिए उस पर जो है वो कुछ नहीं कहेगा। सुचि विश्वास, आप सुन रही थी इतनी देर से, इतना काम हुआ क्या? मैं आ रहा हूं अनिला जी, एक रिएक्शन सुचि जी का और संगीत जी का। सुचि जी। हाँ जी, वो मैं नावेद जी की बात को आगे बढ़ाती हूँ। जब प्रधानमंत्री इनसे पूरा घूम लिया तो पूछा कि भाई क्या किया? कहा ब्रज में भगवा मनाया था, 33 करोड़ का दिया जलाया था। अगर कुछ किया ही होता तो दीपदान में हमें शमशान कब्रिस्तान ना लाना पड़ता, कैराना जाके हिंदू पलायन ना करता पड़ता, चिल्ला जिंदा चिल्लाना ना पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे पास उपाय है, हम नाम बदल देते हैं सारी योजनाओं का। जहां हमारा बस नहीं चलेगा वहां ताला मार देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो ओपीडी के लिए खोल देंगे। नहीं तो फिर काम करने की तो सरकार को आवश्यकता ही नहीं है, अद्भुत क्रांतिजनक सरकार है। दूसरा, अभी मेरी साथी प्रवक्ता उत्तेजना इतने चरम पर थी कि शब्दों के चयन में बड़ी हेरा फेरी हो गई। एनीवेज आई डोंट माइंड। नहीं सुशी जी, मेरे पास एक छोटा सा प्रश्न। आपने चूंकि नावेद भाई की बात को ही आगे बढ़ाया, उस पर कोई प्रश्न नहीं किए, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश यादव के लिए वोट करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा के कहने पर नहीं जाना चाहिए? अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, आपने बात आगे बढ़ाई है तो ये लोकतंत्र है। अरे मूड को ये जो पर आपने कहा ना कि इतना अच्छा काम किया कि मोदी जी वही सुन रहे थे आपके हिसाब से। आप बड़ी देर के बाद आप मौका देते हैं, बात को पूरा करने का अवसर दें। तो मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि प्रवक्ता पद को धारण करने की योग्यता ही हम प्रवक्ताओं में नहीं है। एक्चुअली हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा है, 2014 आजादी भी नहीं मिली है। व्हाट्सएप से सुबह हमारे पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए भी नहीं किया और एल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं है। अगर आरटीआई कराएंगे तो भी आपको डिटेल मिल जाएगा। दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी को मंदबुद्धि नहीं कहा, मैंने कहा पानी पी पी कर जिन योजनाओं को वो कोस रहे थे, आज वो अगर उस समय उन्हें बुद्धि होती तो वो सरकार यूपीए के दौरान ही वो तमाम चीजें लागू हो गई होती। तब विनोद राय को सीएजी मामले में हलफनामा दाखिल करके माफी थोड़ी मांगनी पड़ती। लेकिन माफीनामे का आपका पुराना इतिहास है, कट कॉपी पेस्ट का, फोटोशॉप का आपका पुराना इतिहास है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ये बताने लग जाती है कि भाई जेवर एयरपोर्ट भी प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अगर देश के अधिकांश एयर इंडिया आपने अपने लिए विमान खरीदा, कोरोना काल में खरीदा, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट और डेटा मैनिपुलेशन से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। बना लीजिएगा आप, स्मार्ट सिटी के होर्डिंग लगे हैं तो बिल्कुल बनाया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निवास के 10 किलोमीटर मैं भी टॉप पॉश एरिया में रहती हूँ, गड्ढा युक्त सड़कें हैं 80%। कभी चल के देखिए, कुछ दिन मुस्कुराइए, कुछ दिन गुजारिए। तो ये जो आपका ये हेडलाइन मैनेजमेंट, मैं तो शुचि जी मैं भी नोएडा में रहता हूं, मुझे लखनऊ का नहीं पता, पर नोएडा में तो कोई गड्ढा युक्त सड़कें मुझे नजर नहीं आती, हमारे ऑफिस तक नहीं आती। नोएडा को भी देखिए, नोएडा के लिए भी तो बाबा जी क्रेडिट लेने के लिए तो बराबर एग्री रहे, उसको बीजेपी ने ये बताया कि भाई तो अपने घर के पास गड्ढा रख दिया और नोएडा को चमका दिया। नहीं थे, नहीं, अगर कोई योजनाएं उन्होंने नाम बदलने के अतिरिक्त, देखिए आपको मानना पड़ेगा केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट और उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट, इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, संगीत रागी जी अब आप भी बता दीजिए, दो लोगों ने बता दिया कि पीएम ने योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा, जनता किसके कंधे पर हाथ रखेगी आप यही बता दीजिए। ये तो जब आने वाला वक्त बताएगा, और हम भारतीय जनता पार्टी के भांति बड़बोला बयान देकर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, हमने धरातल पर काम किया है। नहीं, रागी जी बताएंगे, रागी जी बताइए। जी सुशांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी क्या बात करते हैं उसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी पता नहीं होता। अगला स्टेप उनका क्या होगा ये भी उनका पता नहीं होता। लेकिन अब नावेद जी को पता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है, तो मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं मालूम है। दूसरी बात देखिए, विज्ञापन से सारी चीजें नहीं हो जाती। 22 साल से राहुल गांधी को नेता बनाने का विज्ञापन चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा को विज्ञापन बनाने का चल रहा है। यदि विज्ञापन ही नेता खड़ा कर देता तो ये दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए होते, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। ये कांग्रेस के नेता जरूर हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में कोई गांधी परिवार को चुनौती नहीं दे सकता। तीसरी बात, अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर मेट्रो की शुरुआत की, उन्होंने निश्चित तौर पर आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत की, लेकिन ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम है उत्तर प्रदेश के अंदर वो योगी सरकार के अंदर आया। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, 340.82 किलोमीटर। सर उसमें गड्ढे की तस्वीर आई थी अभी थोड़े दिन पहले। 196 गंगा एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, पावर सेक्टर को देख लीजिए, मोबाइल सेक्टर को देख लीजिए। सैमसंग जो है वो सबसे बड़ा निवेश जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर करता है। तो ये चीजें जो आप एक जंग से ऑर्गेनाइज क्राइम में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के समय नंबर 1 पर थी, और कौन करते थे? इनके अपने लोग गुंडागर्दी करते थे। आप जरा देखिए, बाबा योगी के समय 11-12 हजार जो अपराधी जो बेल पर घूम रहे थे वो सारे अब जेल में चले गए। कितने गैंगस्टर थे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, वो सारे, उसमें से अधिकांश गैंगस्टर ऑर्गेनाइज गैंग के वो मारे गए। कितने लोग जो है वो भाग करके गए, और कांग्रेस उनको पंजाब में जाकर के शरण दे करके बचाती रही। तो ऐसी स्थिति जो है, आप क्या चाहते हैं? एक अच्छे, अब दूसरी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जिन्ना का मुद्दा क्यों आया, सुशांत जी, ये जिन्ना का क्यों मुद्दा आया? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 18% मुसलमानों की जनसंख्या हो गई। यही वो मुसलमान थे जिन्होंने 1947 में देश का विभाजन किया था। इनके पुरखे ही घूम के उसी के ऊपर, समझे कि नहीं? और यही वो है जो शाहीन बाग खड़ा करते हैं, यही है जो तालिबान के समर्थन में खड़े होते हैं। और कल जाकर के यदि योगी सरकार नहीं, ऐसा क्या है कि लोग इतनी दिक्कतों के बावजूद भी कहते हैं कि योगी सरकार को ही लाना है? इसलिए लाना है क्योंकि उनको एक चुनौती, बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि हिंदुओं का क्या होगा यदि अखिलेश सरकार आ जाती है। तो कोरोना जैसी घटनाएं एक नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होंगे। नावेद सिद्दीकी, हिंदुओं को डर लग रहा है इसलिए अखिलेश यादव बाहर किए गए थे, सबसे बड़ा खतरा है उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं संगीत रागी जी। क्या कह रहे हैं? मैं सुना नहीं की बात। कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो डर था कि अखिलेश यादव रह गए तो उनके साथ क्या होगा, कैराना जैसी घटनाएं कितनी होंगी, इसलिए अखिलेश यादव को बाहर किया था, और कोई वजह नहीं थी। नहीं, ये देखिए, इनके कहने से नहीं, ये मतलब हमने कहा ना कि देश की जनता हमसे बड़ी है। मैं किसी और के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि अपने से ज्यादा बड़ी, जनता से बड़ा खुद को समझता है इंसान। मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने को कह रहा हूं। हमसे बड़ी जनता है देश की। जनता ने देखा कि जनता का माइंड डाइवर्ट जब किया गया है सुशांत भाई, कि उनको बताया गया कि लास्ट मोमेंट पे आकर के कि नहीं ऐसा है, और जिस तरह से उनका पूरा ढांचा, सारी चीज लग गई, और फोर्थ पिलर ने भी कहीं कहीं हम लोगों का साथ जरा कम दिया। वैसे आपका चैनल तो बहुत अच्छा है इस मामले में, मैं बहुत तारीफ करूंगा आपके चैनल की, जरा हट के है, लेकिन बाकी और बहुत से कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ चैनल खासतौर से, जिनको दूसरे लोगों ने एक दूसरा संज्ञान दिया, उस नाम का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उस जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन आपका चैनल अच्छा है, साफ चीज दिखाता है। मैं आपके चैनल को सलाम करता हूँ। अभी ये कहा गया, देखिए कितनी जल्दी समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी के गुंडा राज हो गया था। योगी जी ने कितना कंट्रोल कर लिया। भाजपा में कोई गुंडा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, सबको कंट्रोल किया हुआ है योगी जी। तो एक बार हम बता दें, जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, ये भी देख लें, मेरे पास एक चीज है कि जितने भी सांसद हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, इनमें 107 के खिलाफ तो आपराधिक मामले दर्ज हैं, 107, जिनमें से 64 के खिलाफ संगीन मामले हैं। ये रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड चीज है। कहिएगा तो मैं आपके चैनल को अभी मेल कर दूंगा। भाजपा के 114 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, इनमें से 84 विधायकों पर गंभीर मामले हैं। और गोरखपुर में बताइए, गृह जनपद किसका? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। गोरखपुर में बैंक लूटा गया था,
और बैंक लूटने के आरोपी ठीक है। हिस्ट्री शीटर, क्या नाम था उसका? नावेद भाई समय कम बचा है, इस पे अनिला जी से एक जवाब ले लूं वरना वाइंड अप हो जाएगा। अनिला जी इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल निवेदन करूंगी कि कृपया करके मुझे इंटरप्ट ना करिएगा, पर थोड़ा छोटे में दीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है अनिला जी, इसलिए छोटे में बोलिएगा जी। बोलूंगी, बिल्कुल फटाफट बोलूंगी। यहाँ पे मैं सुची जी को भी सुन रही थी, मैं नावेद जी को भी सुन रही थी, और किस प्रकार से मजाक बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में क्या बात हो रही थी। मैं बता दूं क्या बात हो रही थी, असलियत मुझसे सुन लीजिएगा। प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। वो मोदी साहब योगी जी को कह रहे थे, भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये जो जिन्ना प्रेमी है, ये जो एडविना प्रेमी है ना, इनके साथ बिल्कुल ठीक दुरुस्त कर रहे हो। मैं सुशांत जी आपको मैं बता देती हूँ कि जो लोग गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर इनकी सरकार बन जाएगी, तो अखिलेश यादव जी ने जो घाव दिए थे 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। 2013 के घाव भूला नहीं है। ये भूला नहीं है कि अपनी मर्जी से मंदिर की दीवार नहीं बना सकते थे। ये भूला नहीं है कि मंदिर के ऊपर अगर लाउडस्पीकर लगा के भजन कीर्तन गा लेते थे तो उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है। ये भूले नहीं है कि जब हिंदू और मुसलमान लड़कों की लड़ाई होती थी तो फोन पहले आ जाता था, गलती मुसलमान लड़कों की होती थी, फिर भी हिंदू लड़कों को जेल में ठूस दिया जाता था। मेरा प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल भूला नहीं है साहब। एक एक चीज याद है। यहाँ पर सुचि विश्वास बैठी हुई है, ये बताएंगे मनीष तिवारी जी ने क्या बोला है अपनी पुस्तक में, आतंकवादियों का साथ देने वाली। और उसी के चोर चोर मोसेरे भाई नावेद साहब की पार्टी भी, वलीउल्लाह खान और मोहम्मद वारिक का याद है, गोरखपुर कांड और वाराणसी ब्लास्ट, उन आतंकवादियों का मुकदमा लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी वाले आ गए थे कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। ठीक है, वो लोग जो आतंकवादियों अनिला जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। अनिला जी वक्त इतना ही था मेरे पास। लेकिन देखिए, अच्छी बात यह है कि इस डिबेट में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिन्ना का नाम क्यों आता है, इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसने विकास किया नहीं किया। जनता को यह सब सुनना चाहिए, और इस पर जब सुनते हैं तभी मन बनाने में थोड़ी मदद मिल पाती है। सबको मौका भी मिला और सबने अपनी बात भी कही। अब जनता जो है वो अपनी बात कहेगी चुनाव में, और फिर पता चलेगा कि किसके कंधे पर उसने हाथ रखा है। बहुत